राजकुमारी मैथिली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब अपने पिता के द्वारा राजकुमार आद्वैत के साथ उनके विवाह की बात कही। महाराज मैथिली के सिर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहा, हम जानते हैं मैथिली, पुत्रियां अपने माता के समक्ष ही अपने मन की बात साझा किया करती है। हमने आपके बालपान से ही बहुत चेष्टा की थी, आपको माता की कमी कभी महसूस नहीं देंगे। आपको माता पिता दोनों के प्रेम दे पाए, किंतु हमारी चेष्टा पूर्ण नहीं हो पाई। तत्पश्चात हम एक पिता का प्रेम तो दे पाए, किंतु माता के प्रेम से हमारी दोनों पुत्रियां ही वंचित रह गई। पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने हमें माता पिता दोनों के समान रूप से प्रेम दिया है। आप जैसे पिता तो कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए निछोवर कर दिया हो। संसार में ऐसे पिता केवल हमारे पिताजी महाराज ही है। मैथिली अपने पिता से कहती हैं, और दोनों पिता पुत्री के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पुत्री, तो फिर आपने हमें अपने मन की बात क्यों है बताई? महाराज के कहने पर मैथिली लज्जा से अपनी नजरें झुका लेती हैं और फिर महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, समझ सकते हैं पुत्री, वैसे हमने इसी विषय पर बात करने के लिए महाराज आदिराज के रणथंभौर आने के लिए कहा था, किंतु इसी समय राजकुमार पृथ्वी पर अब सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। हम अति शीघ्र ही राजकुमारी दामिनी को रणथंभौर का राजा घोषित कर आपके और राजकुमार आद्वैत के साथ साथ राजकुमार उदय और राजकुमारी धरा की भी विवाह की घोषणा कर देंगे। महाराज अत्यंत खुशी से होकर कहते हैं। अगली सुबह रतनगढ़ के महाराज और उनका पूरा परिवार रणथंभौर के रोशनी महल में पधारते हैं। महाराज चंद्रभान और मंत्री महोदय उनका स्नेह के साथ स्वागत करते हैं। जहां दो परिवार आपसी मिलाप में व्यस्त थे, वहीं राजकुमार आद्वैत की नजरें उनकी मैथिली को ही ढूंढती रहती हैं। जब से राजकुमार आद्वैत को महाराज की ओर से संदेश पहुंचा था, तभी उनका मन मैथिली से मिलने को व्याकुल हो रहा था। जितना राजकुमार आद्वैत मैथिली से मिलने को व्याकुल थी, उनती ही व्याकुल राजकुमारी मैथिली भी होती हैं। आज वो दोनों एक मित्र की नहीं, बल्कि इस मित्रता को एक दूसरा नाम देने वाले थे, जिसके लिए मैथिली अपने कक्ष में साजो श्रृंगार कर रही होती हैं। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही रौनक थी। वो खुद को ही शीशे में देख शर्मा सी जा रही थी। उनके सामने उनकी प्रिय दो दासी हेमा और लता राजकुमारी मैथिली के इस प्रकार के व्यवहार से एक दूसरे को देखती है, फिर राजकुमारी से कहती हैं, राजकुमारी, आज आप इतना विचित्र सा व्यवहार क्यों कर रही है? विचित्र सा व्यवहार नहीं तो, राजकुमारी मैथिली एक दृष्टि शीशे में उन दोनों के ऊपर डालती, फिर वापस अपने श्रृंगार में लग जाती। हाँ राजकुमारी जी, वैसे जहाँ तक हमें ज्ञात है, आज तो कोई विशेष त्योहार भी नहीं है। बस महाराज ने थोड़ी विशेष सभा रखी है, जिसमें रतनगढ़ के परिवार भी महल में आने वाले हैं। हेमा आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहती है। तभी हेमा लता के सिर पर चपात लगाती हुई कहती है, लता, तुम भूल गई, आज रतनगढ़ से अपने परिवार के साथ राजकुमार आद्वैत भी तो आने वाले हैं। तभी हेमा और लता दोनों एक साथ एक ही सुर में कह गई, अच्छा अब हम समझे राजकुमारी जी क्यों इतना साजो श्रृंगार कर रही है। और राजकुमारी मैथिल एक बार फिर शर्मा जाती हैं। रणथंभौर के रोशनी महल में आज विशेष सभा का आयोजन किया गया था। ये बात महल में चारों ओर से फैल गई थी। साथ ही रतनगढ़ से महाराज आदिराज और उसके परिवार के साथ रतनगढ़ पधारने जा रहे थे, जिसके लिए महल को विवाह समारोह की तरह सजाया गया था। आज महीनों बाद रोशनी महल में खुशी की लहर गूंज रही थी। कारण सबके मुख में एक ही थी, राजकुमारी दामिनी का राज्याभिषेक की सूचना और राजकुमार उदय और राजकुमारी धरा के विवाह की घोषणा। महाराज ने यह खास निर्देश दिया था कि राजकुमारी मैथिली और राजकुमार आद्वैत के विवाह के विषय में केवल सभा में ही घोषणा होगी। इसलिए महल में राजकुमारी मैथिली महाराज और रतनगढ़ के महाराज उनके परिवार के अलावा सभी से ये बात गुप्त रखी गई थी। यहाँ महल में सभी इस सूचना से खुश थे कि राजकुमारी धरा का अब विवाह होने जा रहा था राजकुमार उदय के साथ। अब उनके जीवन में भी खुशी लौट आई थी। साथ ही महल की उदासी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वही दूसरी ओर रणथंभौर की प्रजा को अपने आगामी राजा की नाम सुनकर नाखुश रहती है। कुछ लोगों ने तो समूह बना लिया था कि वो महाराज के सामने अपना पक्ष रखेंगे। अब सभी को सभा आरंभ होने की प्रतीक्षा थी।
सभा में उपस्थित होने मंत्री महोदय, सेनापति, विधान और विशेष पद पर प्राप्त अधिकारी उपस्थित हो गए थे। साथ में महल के सदस्य रानी कलावती, उनके साथ राजकुमारी धरा और राजकुमारी मैथिल भी उपस्थित थी। अब रतनगढ़ के महाराज और उनके परिवार भी सभा में शामिल हो जाते हैं। राजकुमारी दामिनी भी सभा में उपस्थित होने जा रही थी। उनके चेहरे पर अहंकार के भाव थे। महाराज के घोषणा होने से पूर्व ही वो खुद को रणथंभौर की रानी मान चुकी थी। दरबारी दामिनी के आने की सूचना देते हैं, तभी राजकुमारी दामिनी सभा के द्वार पर खड़े दरबारी को क्रूर नजर से देखती है। उसका इस प्रकार देखना दरबारी के काम उठता है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, हम रणथंभौर की युवरानी बनने वाले हैं। दामिनी का इस प्रकार कहने से दरबारी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार फिर दामिनी के सभा में उपस्थित होने पर उनका जयकारा लगाते हैं। युवरानी दामिनी की जय। दरबारी जब दामिनी की युवरानी के नाम से संबोधित करते हैं, तभी सभी लोग सभा में उपस्थित दामिनी को आश्चर्य से देखने लगते हैं। तभी दूसरा दरबारी महाराज के आने की सूचना देते हैं। महाराज चंद्रभान अपना स्थान ग्रहण करते हैं और सभा आरंभ हो जाती है। महाराज सबसे पहले रतनगढ़ के महाराज आदिराज का स्वागत करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हमारे समक्ष आज रतनगढ़ के महाराज राजा आदिराज और उनका परिवार उपस्थित हैं। हमने आज ये सभा विशेष घोषणा के लिए आयोजित किया है। आप सभी को ये जानकर अत्यंत प्रसन्न होगी कि रणथंभौर के आगामी युवरानी राजकुमारी दामिनी होने जा रही है और आगामी 2 दिनों के पश्चात हम राजकुमारी दामिनी राज्याभिषेक किया जाएगा। महाराज के इतना कहते ही दरबारी दामिनी के नाम के जयकारे लगाने शुरू हो जाते हैं। युवरानी दामिनी की जय, रणथंभौर की रानी की जय। सभा में उपस्थित सभी खुश होते हैं। दामिनी के चेहरे पर अलग ही चमक नजर आने लगी थी, लेकिन प्रजा के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो समूह आगे बढ़कर महाराज से कुछ कहने जा रहे होते हैं कि तभी महाराज एक और सूचना देते हैं। आप सभी के लिए एक और प्रसन्नता की सूचना है। राजकुमार उदय और राजकुमारी धरा का विवाह और साथ ही राजकुमारी मैथिली और रतनगढ़ के युवराज आदवेद का विवाह शीघ्र ही होने जा रहा है। महाराज के इतना कहते हैं, जहां सभा में उपस्थित सभी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, वहीं दामिनी को गहरा सदमा लग जाता है। सभा में खुशी का माहौल इस तरह बन गया था कि राजकुमारी दामिनी का अंगार से धधकती हुई चेहरा किसी को नजर ही नहीं आया। दोनों महाराज एक दूसरे को गले लगाकर खुशी को साझा कर रहे थे। वही राजकुमारी धरा और राजकुमारी मैथिल दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। राजकुमारी धरा को तो मैथिली और उसके भाई सा के साथ विवाह की सूचना मिलते ही खुशी से झूम उठी थी। जितनी उसे अपनी शादी को लेकर खुशी नहीं थी, उससे ज्यादा उसे अपने भाई और मैथिली की शादी से खुशी हो रही थी। सभा समाप्त होते ही सभी आपस में बातें करते हुए सभा से बाहर आते हैं। रतनगढ़ के महाराज आदिराज और महाराज चंद्रभान मंत्री महोदय के साथ अपने कक्ष में चले गए। रानी कलावती के साथ रतनगढ़ की महारानी सुनैना भी उनके साथ महिलाओं के संग दूसरे कक्ष में चली गई। यहाँ राजकुमारी धरा और उनके साथ हेमालता राजकुमारी मैथिली को चारों ओर घेरे हुए कहती हैं, अच्छा, तो अब हमें पूरी बात पता चली। राजकुमारी जी का इतना साजो श्रृंगार करने का क्या कारण था? सच, हमें तो इस बात का आभास ही नहीं हुआ था। जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? धरा बच्चों जैसी रूठती हुई मैथिली से कहती है। धरा, क्या तुम भी? पिताजी महाराज का ही ये निर्णय था, हमारे और राजकुमार आदवेद का विवाह महल में गुप्त रखा जाएगा और सभा में ही सूचना दी जाएगी। मैथिली रूठी हुई धरा को मानते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों किया पिताजी महाराज ने? धरा बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है। तभी एक आवाज पार पर दोनों कक्ष के दरवाजे की ओर नजर जाती है, जहां राजकुमार उदय और आदवेद खड़े थे। वो इसलिए क्योंकि आपकी चंचलता को देखते हुए महाराज ने ये निर्णय लिया होगा, वरना सूचना सुनते ही आप पूरे महल में खुद नगाड़े लेकर घूमती फिरती। ये आदवेद थे जो अपनी छोटी बहन धरा को चिढ़ाते हुए कहते हैं। इस पर सभी होंठ भींचे हंस पड़ते हैं। वैसे महाराज ने व्यर्थ ही इतने बड़े सभा का आयोजन किया। वो धरा के कानों में कह देते, इतना ही पर्याप्त था पूरे रणथंभौर में सूचना फैलाने के लिए। राजकुमार उदय धरा को चिढ़ाते हुए कहते हैं, जिससे सभी खिलखिलाकर हंस उठते।
वही धरा गुस्से से घूरती हुई आंखें दिखाने लगती हैं और उदय बड़े ही प्यार से अपने दोनों कान पकड़े क्षमा मांगते हैं। उन दोनों को लड़ते झगड़ते एक दूसरे को मानते हुए देख मैथिली और आद्वैत उन दोनों को एकांत में छोड़कर कक्ष से बाहर चले जाते हैं। दोनों इस समय महल के गलियारों से गुजर रहे होते हैं। दोनों के बीच ऐसी खामोशी छाई हुई थी जिसे बयां करने के लिए दोनों शब्द तलाश रहे होते हैं। इसी बीच चलते हुए सहसा दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मैथिली का दिल जोर से धड़क उठता है। फिर भी दोनों धीमी गति से चलते हुए कब महल के गलियारों को पार कर गए उन्हें खुद भी होश नहीं रहा। ठीक वैसा जैसे उन दोनों की शत्रुता मित्रता में बदल गई और मित्रता प्रेम में। वो दोनों अपने रिश्ते में आए बदलाव से एक दूसरे से नजरें मिलने पर भी शर्मा जा रहे थे। दोनों ही झुकी हुई नजरों से चलते हुए अब महल के आखिरी छोर पर थे, जहां खुला आसमान टिमटिमाते हुए तारे और चमकता हुआ पूरा चांद। जैसे ही चांद की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है, दोनों नजर उठाकर चांद को निहारते रहे और फिर एक दूसरे को। आद्वैत मैथिली का हाथ थामे उसे अपने करीब खींच लिया। मैथिली अपनी बढ़ती धड़कनों को काबू पर पाती इससे पहले ही आद्वैत उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।